नमस्कार दोस्तों, ईपी ऑनलाइन स्टूडियो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है, ये सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है, ये सिद्धांत किन्होंने दिया था? यह सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। किन्होंने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड का मानना है कि जो हमारा मनोविश्लेषण सिद्धांत है, ये चेतना के आधार पर आता है। किसके आधार पर? चेतना के आधार पर। सिगमंड फ्राइड का मानना है जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है, ये चेतना के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर? चेतना के ऊपर आधारित है। और जो हमारी चेतना होती है, वो हमारे 3 भागों में डिवाइड होती है, जिसका एक भाग तो होता है चेतन मन का। किसका? चेतन मन। और 9/10 भाग जो इसमें होता है, वो अर्धचेतन या अचेतन भाग का होता है। सिगमंड फ्राइड का मानना है कि जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत होते हैं, या फिर जो बालक में जो हमारी चेतना होती है, वो 3 भागों में पाई जाती है। चेतन भाग उसका 1/10% होता है, और शेष 9/10% भाग होता है, वो अर्ध या अचेतन का होता है। मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड ने दिया, और ये सिद्धांत उन्होंने चेतना के आधार पर दिया। चेतना को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा, 1/10 भाग चेतन मन का, और 9/10 भाग इन्होंने अर्ध या अचेतन मन का माना। सिगमंड फ्राइड ने इस सिद्धांत को 3 भागों के आधार पर समझाया कि हमारे अंदर 3 प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो जो पहली प्रवृत्ति पाई जाती है, कौन सी पहली प्रवृत्ति पाई जाती है? वो पाई जाती है ईड। कौन सी पाई जाती है? ईड प्रवृत्ति। जो ईड प्रवृत्ति होती है, ये सुखवादी सिद्धांत के आधारित होती है। किसके ऊपर? सुखवादी सिद्धांत के ऊपर आधारित होती है। जो ईड प्रवृत्ति होती है हमारी, वो किस पर आधारित होती है? सुखवादी सिद्धांत पर। यानी कि ईड प्रवृत्ति के अंदर मनुष्य ये सोचता है कि मैं हमेशा सुखी रहूं। केवल वो अपना हित सोचता है, अपने सुख के बारे में सोचता है। सामने वाले के बारे से उससे कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाले के ऊपर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। केवल इस ईड प्रवृत्ति में बालक हो या मनुष्य हो, जिसमें भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है, वो केवल अपने स्वार्थ की सोचता है। किस पर? ये केवल सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। ईड प्रवृत्ति के अंदर जो मनुष्य बालक होता है या मनुष्य होता है, बड़ा ही क्या होता है? स्वार्थी होता है। बड़ा ही क्या होता है? स्वार्थी होता है। ईड प्रवृत्ति के अंदर ये जो ईड प्रवृत्ति होती है, ये प्रवृत्ति बड़ी ही पाश्विक प्रवृत्ति पाई जाती है। कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है उन लोगों में? पाश्विक प्रवृत्ति। ईड प्रवृत्ति के अंदर मनुष्य होगा, वो कैसा होगा? बड़ा ही स्वार्थी टाइप होगा। और मनुष्य के अंदर पाश्विक प्रवृत्ति पाई जाती है। कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है? पाश्विक प्रवृत्ति। और जो ये पाश्विक प्रवृत्ति होती है, उसको छीन लो। किसका आदेश देती है? छीन लो। यानी सामने वाले के पास जो भी वस्तु है, वो छीन लो उससे। यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, चाहे कैसे करो, तो उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो पाश्विक प्रवृत्ति होती है, उसको यह आदेश देती है कि सामने वाले के पास जो भी वस्तु है, उसको उससे छीन लो और अपने हित के लिए उसका उपयोग करो। तो ये सीधा हो गया कि ईड प्रवृत्ति सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसका अंदर मनुष्य के बहुत ही स्वार्थी टाइप होता है। ईड प्रवृत्ति वाले मनुष्यों में या बालकों में पाश्विक प्रवृत्ति पाई जाती है। वो सीधा उस इंसान को छीन लो का आदेश देती है कि सामने वाले के पास जो भी सामग्री है, वो उससे छीन लो और अपने काम में लो। यानी कि केवल अपना भरो, सामने वाले से इससे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाले के ऊपर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं है।
सहस्वा अवस्था में पाई जाती है। हम देखते हैं छोटे बच्चों के अंदर कि छोटे बच्चों के यदि कोई वस्तु देख लेते हैं उसकी बड़ी जिद करते हैं, हमें तो वो ही वस्तु चाहिए, और यदि हम उसकी जिद पूरी नहीं करते तो रोने लग जाते हैं या फिर अन्य कार्य करने लग जाते हैं। तो ये अवस्था सर्वाधिक ईड़ प्रवृत्ति होती है जो किसमें पाई जाती है, सहस्व अवस्था में, क्योंकि सर्वाधिक जो अहम भावना है, जो ईड़ प्रवृत्ति है, वो किसके अंदर पाई जाती है, छोटे बच्चों में पाई जाती है। तो जो ईड़ प्रवृत्ति है ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंदर पाए जाने वाले बालक स्वार्थी टाइप होंगे। इसके अंदर ईड़ प्रवृत्ति के अंदर ऐसे मनुष्यों में पार्श्विक प्रवृत्ति पाई जाती है, और जो पार्श्विक प्रवृत्ति होती है वो उसको छीन लो का आदेश देती है कि अपने स्वार्थ के लिए चाहे कुछ भी करो, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति होना जरूरी है। और ये सर्वाधिक जो ईड़ है, ये ईड़ प्रवृत्ति है जो किसमें पाई जाती है, सहस्वा अवस्था में पाई जाती है। तो ईड़ है जो सुखवादी सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। अब यदि हम बात करें इसकी अगली प्रवृत्ति जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड ने दी, इनके बाद उन्होंने अगली प्रवृत्ति जो बताई वो प्रवृत्ति बताई ईगो। कौन सी बताई, ईगो, कि मनुष्य के अंदर एक ईगो प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरी जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो ईगो प्रवृत्ति पाई जाती है। कौन सी, ईगो। ईगो जो प्रवृत्ति होती है ये संतुलित प्रवृत्ति होती है। कौन सी, संतुलित प्रवृत्ति पाई जाती है, संतुलित होती है। यानी कि हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये यानी अहम और सुपर ईगो के मध्य की स्थिति होती है। किसके मध्य की, ईड की और सुपर ईगो, और सुपर ईगो के मध्य की स्थिति होती है। कौन सी, ईगो, जो एक संतुलित प्रवृत्ति पाई जाती है। संतुलित व्यक्ति तो इसमें पाया जाता है, संतुलित प्रवृत्ति होती है ईगो। ईगो होता क्या है, जिन भी मनुष्य के अंदर ईगो प्रवृत्ति पाई जाती है यह मनुष्य को ना तो पूर्ण रूप से सुखी होने देती है और ना ही पूर्ण रूप से दुखी होने देती है। जो ईगो प्रवृत्ति है यह मनुष्य को ना तो सुखी होने देती है, क्या, ना तो सुखी होने देती है और ना ही उसे ना तो पूर्णतया दुखी होने देती है। यानी कि यदि मनुष्य को कोई खुशी मिल रही है तो उसको पूर्णतया वो खुश होने का मौका नहीं देती है, उसको फिर चिंता होने लग जाती है। खुशी 2 दिन की है, उसके बाद हमें फिर दुख के दिन आएंगे, इसलिए उससे पूर्णतया खुश भी नहीं हो पाता। और जब वो दुखी होता है तो ये सोच लेता है कि कुछ नहीं, कुछ दिनों का दुख है, फिर अच्छे दिन आएंगे। यानी एक संतुलित प्रवृत्ति पाई जाती है मनुष्य के अंदर। ये प्रवृत्ति जो होती है जो मनुष्य को ना तो सुखी होने देती है और ना ही दुखी होने देती है। ये प्रवृत्ति सर्वाधिक किसमें पाई जाती है, ये सर्वाधिक पाई जाती है बाल्यावस्था में। किसमें पाई जाती है, बाल्यावस्था में पाई जाती है। जो ईगो प्रवृत्ति है ये बाल्यावस्था में पाई जाती है। ऐसा मनुष्य ईगो प्रवृत्ति वाला अपने समाज के साथ सामाजिक व्यवहार अच्छा बना के रखता है, सामाजिक कार्यों में अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, इन कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेगा जिसका ईगो प्रवृत्ति, क्योंकि वो सबके साथ सामंजस्य स्थापित करके चलता है। इसी कारण इसको एक संतुलित प्रवृत्ति का नाम दिया गया है। तो सब प्रकार से क्या होती है, संतुलित होती है। तो दूसरी ये प्रवृत्ति ईगो। अब जो तीसरी और आखिरी प्रवृत्ति जो बताई सिगमंड फ्राइड ने वो बताई थी सुपर ईगो। कौन सी बताई थी, सुपर ईगो प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरी जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो पाई जाती है सुपर ईगो प्रवृत्ति। कि मनुष्य के अंदर एक तीसरी प्रवृत्ति पाई जाती है, वो पाई जाती है सुपर ईगो। ये नैतिकता पर आधारित होती है। किसके ऊपर, नैतिकता के ऊपर आधारित होती है, पूरी तरह से नैतिकता के ऊपर होती है। सुपर ईगो के अंदर होता क्या है, मनुष्य अपना हित, स्वार्थ सब कुछ त्याग देता है, यानी कि बिल्कुल नैतिकता के आधार पर वो डिपेंड हो जाता है। वो अपना भला कभी नहीं सोचता है, वो हमेशा सामने वाले का भला सोचकर कार्य करता है। इसको हम एक देव रूपी अवस्था भी कहते हैं। जैसे देवता अपना भला ना सोचकर सामने वाले का भला सोचते हैं, इसी प्रकार सुपर ईगो प्रवृत्ति में भी मनुष्य अपना स्वार्थ छोड़कर
सामने वाले की मदद करता है, यानी इसमें अपना स्वार्थ नहीं करता है, यानी अपने स्वार्थ का मनुष्य क्या कर देता है, त्याग कर देता है, अपने स्वार्थ का त्याग कर देता है। यानी कि ये एक प्रकार से हम कहें त्याग और बलिदान की प्रवृत्ति है। किसकी? त्याग और बलिदान की प्रवृत्ति होती है। इसमें अपने सुख से कोई मतलब नहीं है, सामने वाले का भला होना चाहिए, चाहे उसके लिए हमने कितना ही त्याग और बलिदान करना पड़े। इसके अंदर एक देव रूपी भावना होती है। क्या होती है? देव रूपी। और ये सर्वाधिक जो ये सुपर ईगो प्रवृत्ति है, ये किशोरा अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? किशोरा अवस्था में पाई जाती है। और सुपर ईगो के अंदर मनुष्य की इच्छाओं का क्या होता है? इच्छाओं का दमन होता है। इसलिए ये दमित इच्छाओं की भी क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। यानी कि इसके अंदर बालक हो चाहे मनुष्य हो, वो अपनी इच्छाओं को दबाएगा, क्योंकि अपना सुख त्याग कर वो सामने वाले की भलाई कर रहा है, तो इसलिए उसको अपनी इच्छाओं का तो क्या करना पड़ेगा? दमन करना पड़ेगा। तो ये भी तीसरी अवस्था, जिसे हम नैतिकता की भी अवस्था कहते हैं। इसमें अपने स्वार्थ का मनुष्य क्या करता है? त्याग करता है। ये त्याग और बलिदान की अवस्था है, और उसके अंदर अपनी दमित इच्छाओं को भी पूर्ति नहीं कर पाते, अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं। तो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने 3 अवस्थाएं बताई: इड, ईगो, सुपर ईगो। इड कहता है जिसके पास जो है वो छीन लो और अपनी पूर्ति करो, पार्श्विक प्रवृत्ति कहती है। ईगो ये कहता है जो भी है मिलजुल कर चलो, अपन भी करेंगे और साथ वाले को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। सुपर ईगो ये कहता है कि नहीं, अपने पास कुछ हो या ना हो, लेकिन सामने वाले को देना जरूरी है। अपना चाहे भला हो ना हो, लेकिन सामने वालों को देना चाहिए। तीनों में अंतर हो गया। जैसे आपको उदाहरण दे, यदि कोई बालक मार्केट में खड़ा है, उसको भूख लग रही है और सामने एक फल की रेहड़ी है, तो यदि वो बालक फल चुराकर अपनी भूख को शांत करता है तो इड प्रवृत्ति का बालक हो गया, यानी वो फल चुराकर खा रहा है। तो कौन सी प्रवृत्ति? इड प्रवृत्ति, छीन कर खा रहा है। यदि उसको ये डर सताने लगे कि मैं चोरी करूंगा तो पुलिस के द्वारा पिट जाऊंगा, मुझे सजा मिलेगी, तो वो उसके अंदर ईगो प्रवृत्ति पाई जाएगी। और यदि उसके दिमाग में ये विचार आए नहीं, चोरी करना पाप है, तो उसके अंदर नैतिकता की भावना आ जाती है, और वो पाई जाती है सुपर ईगो के अंदर। तो ये 3 प्रवृत्तियां बताई थी सिगमंड फ्रायड ने: ईगो, सुपर ईगो और ईगो और इड। ईगो, सुपर ईगो, इन तीनों प्रवृत्तियों में अंतर बता दिया। आज इतना ही काफी है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।